students. Today we are going to talk about the classification on animals and plants. We are talking about the classification of animals and plants. How do these great philosophers which were there earlier, how do they started talking about different kind of animals, different kind of plants over there? See, they observe that around them lot many living organisms. Some of them might be smaller, some of them might be bigger, some of them might be quite giant in size. Some of them might be having locomotion, some of them they might not be having locomotions. Some of these organisms might be stationary or some of them might be quite stagnant over there. यानी कहने का मतलब ये है कि बेटा हम उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो पहले के ऑब्जर्वर, पहले के फिलोसफर्स थे, जो बहुत एंशियंट समय में, बहुत पुराने समय में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, उनके क्लासिफिकेशन पहले मौजूद नहीं थे। उनको लोग जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि प्लांट्स किनको बोलना है, एनिमल्स किनको बोलना है, और उनके फर्दर जो इस तरह का आज हम क्लासिफिकेशन हमारे बीच में देखते हैं, ये सब उन्हीं ग्रेट साइंटिस्ट की सोच, उन्हीं के ग्रेट विचार और उनकी अथक प्रयास के द्वारा संभव हुआ है कि आज हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को, अलग अलग तरह की एनिमल्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करके डीप स्टडी कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सारे जिस भी रूप में आज हमारे सामने प्लांट्स और एनिमल्स के डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं, उनका कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में जो इस तरह के फिलोसफर्स हुआ करते थे, इस तरह के साइंटिस्ट नहीं होते थे, या इस तरह के कॉलेजेस वगैरह में लोग डिग्रीज हासिल नहीं करते थे, तो ऑब्जर्वर्स हुआ करते थे। तो इस तरह के ऑब्जर्वर्स जो थे वो पहले के फिलोसफर्स कहलाते थे, जो प्राकृतिक नेचर में पाए जाने वाले, उनके चारों तरफ पाए जाने वाले चीज़ों को, सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और उनके ऊपर अपनी हाइपोथेसिस बनाते थे और उसके बारे में लोगों को बताते थे। तो क्लासिफिकेशन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के यहाँ पर किस तरह से इस क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि समय समय पर साइंटिस्ट ने अपने क्या क्या प्रयास किए कि इस क्लासिफिकेशन को डिटेल्ड रूप में और अधिक विस्तृत रूप में हम जानकारी हासिल कर सकें। कौन कौन से वो ऐसे फीचर्स थे, कौन कौन से ऐसे वो कैरेक्टर्स थे जिनको उन्होंने इंक्लूड किया, और फाइनली जिस रूप में आज हमारे सामने प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट वेराइड रूप में जिसको आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, you will see that it is a great effort of all these great philosophers and great thinkers and the great scientists later on who prove that their thinking is quite obvious, और हमें इनको अलग अलग in living organisms, see animals are also one type of living organism, plants are also living organisms, दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करके एक विस्तृत रूप में इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकते हैं, उसी प्रयास को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न है, क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं तो हमें बेटा इतिहास में जाना जरूरी है। यानी कि हमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे उन फिलोसफर से, उन प्रिमिटिव साइंटिस्ट से जिन्होंने सबसे पहले इस साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया या उसको उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की। तो एरिस्टोटल जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था कि किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को हम पेड़ों में, झाड़ियों में और हर्ब्स के अंदर, छोटे शाकीय पौधों के अंदर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट, he was the first who gave in serious observation to all the surrounding plants available at that time in his nearby area or an environment he was living in. So he gave in serious thought to that, and he was one of the first scientists who classified these living organisms, which were called as, now cumulatively you can call them as the plants, but now these plants, they are of different size, they are of different appearance, they are of different
you can say their according to height, they were of three types. So basically, Aristotle considered the height part, if I say, and also to some extent, the woody nature of the stem was also, I think he might have been considering that time, because see, he classified these plants into three parts बेस्ड अपॉन द हाइट. सी ट्रीज जो है उन्होंने बोला बहुत लंबे ऊंचाइयों वाले, जिनका की स्टेम जो है वुडी हो चुका है, काष्ठीय हो चुका है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लंबी लंबी उनके अंदर ब्रांचेस भी हैं, दे आर फुल ऑफ ट्रीज, फुल ऑफ लीव्स, फुल ऑफ ब्रांचेस, एंड दे बियर लॉट मेनी फ्रूट्स, लॉट मेनी फ्लावर्स. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एरिस्टोटल ने ट्रीज बोला. And they were perhaps those structures, giant structures, which were ranging up to 100 meters of height, like eucalyptus trees, trees of people, trees of neem, trees of so many plants you see, including the pinus and roxburghi, and also you see the plants of cycas and lot many trees you see, they are quite big and giant in size. तो perhaps Aristotle ने भी इनको इसी size के और woody nature के आधार पर इनको trees बोला. Then those plants which were ranging up to 8 feet or 9 feet of height, and they were again to some extent, they were not as woody as these trees are, they were not as solid or as strong as these trees were, but yes, definitely इनका height जो था trees की तुलना में काफी छोटा था. और ये shrubs यानी झाड़ियों के रूप में, जैसा आप देखते हैं किसी जंगल में जो कि mismanaged हो, unmanaged हो, या रोड साइड्स पे भी आपको इस तरह की shrubs approximately 8 to 10 feet height की, जिनके अंदर डेंस लीव्स और छोटी मोटी ब्रांचेस भी होती हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को एरिस्टोटल ने श्रब्स बोला. एंड फाइनली फॉर दोज सॉफ्ट स्टेम्ड एंड herbaceous stemmed plants which were having growing up to the height of 2 to 3 feet, like you can see the Brassica campestris, और जैसे कि सरसों का जो पौधा होता है, जैसा कि हम उसके भी साग खाते हैं, या ऐसे छोटे पौधे जो कि 1-2 फीट की ऊंचाई तक उगते थे और उनको एनिमल्स भी खा सकते हैं, हम भी अपने साग सब्जी के रूप में यूज में ले सकते हैं. सरसों जैसे ही इसका क्लासिकल एग्जांपल है हर्ब्स का, जिसका कि तना सॉफ्ट होता है और वो कच्चा भी खाया जा सकता है और उसका हम साग के रूप में भी यूज करते हैं. तो बेसिकली ऐसे शाकीय पौधे जिनको कुछ प्लांट्स, ह्यूमंस, जिनको कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो खा सकते हैं, ऐसे उनको छोटे 1-2 फीट के हाइट के, 3 फीट तक के हाइट के प्लांट्स को एरिस्टोटल ने हर्ब्स का नाम दिया. Now when we are talking about the animals, so he said that animals can be divided because that, see, listen, that time उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा, ये समय बहुत एंशिएंट समय का है, जब उस समय कोई ऐसे माइक्रोस्कोप्स, कोई ऐसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता था. दे वर जस्ट सिंपली लुकिंग अराउंड and they were storming their brain and they were proposing these kind of hypotheses. तो ये उस समय का एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन इसीलिए इतना प्रिमिटिव और इतना बहुत प्राइमरी टाइप का लगता है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, जिसमें जब उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया तो उन्होंने जिनके अंदर से रेड ब्लड निकलता था और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता था, इस तरह के 2 तरह के एनिमल्स उन्होंने उनको सिंपली 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया कि एनिमल्स एक ऐसे जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, एक तरह के दूसरे तरह के एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है. तो ये एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर के, इट वाज वेरी वेरी प्रिमिटिव टाइप, बहुत प्राइमरी, बहुत अर्लियर स्टेजेस में था. बट इससे लीनियस जैसे और दूसरे कुछ साइंटिस्ट और थे जो इसी तरह के क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहे थे. दे वर हैविंग कीन इंटरेस्ट टू deeply look into other parameters also while classifying these plants into some more detailed form. So Linnaeus was one of the such great scientists, and Linnaeus is again, he is known to be one of the important scientists as far as the detailed biological classification is concerned. So एरिस्टोटल के बाद लीनियस जो थे उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. नाउ एरिस्टोटल ने सिंपली कोई ज्यादा ऐसा डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं दिया, उन्होंने 2 किंगडम्स इंट्रोड्यूस की. जैसे कि राजाओं की साम्राज्य होते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक प्लांट्स को एक राजा का साम्राज्य समझा और एनिमल्स को दूसरे राजा का साम्राज्य मानते हुए उन्होंने 2 किंगडम्स प्रपोज की. उन्होंने बोला कि किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर हम
सारे प्लांट्स को इंक्लूड करेंगे। और प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हरे होते हैं, वो एक जगह स्टेशनरी होते हैं, उनके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं, दे बियर फ्रूट्स, दे गिव oxygen, they require water and then they grow, they keep on growing all their life span। ये सारे उन्होंने फीचर्स को देखते हुए बोला कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक जगह इकट्ठा करके इनको किंगडम प्लांटी के अंदर रख दीजिए। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो चल फिर सकते हैं, दे कैन स्पीक, दे कैन रेस्पायर, दे हैव गॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन तो दोनों के अंदर ही पाया जाता है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंट फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को जब उन्होंने लीनियस ने स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है, दे गिव एग्स, they give either young ones to the in the form of young babies, yeah, they have different type of organisms showing different type of other features like jumping, running, या और इस तरह के डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन को देखते हुए तो उन्होंने उनको एनिमल्स के कैटेगरी में रखा एंड ही इंक्लूडेड ऑल दोज इन किंगडम एनिमेलिया। बट इस तरह का जो ये सिस्टम था, जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम वाज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब देखिए यहाँ तक तो हमने मेरिट्स की बात की कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था, हालांकि इट वाज प्रिमिटिव, आज की तुलना में जहाँ हम इतने लंबे लंबे क्लासिफिकेशंस देखते हैं, हर किंगडम के लिए एक लंबा सब क्लासिफिकेशन मौजूद है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। यू हैव गॉट डिफरेंट classification for bryophytes, you have got different classification for algae, you have got different classification for gymnosperms, detailed classification of angiosperms, then similarly you have got detailed phylum, subphylum, class, orders and all that. So much detailed information we have right now in the classification which we follow as on date for kingdom Animalia or for animals as well. But ये उस समय की बात है जब बहुत प्रिमिटिव लोगों के इतनी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशंस थे, इनके मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स क्या थे, लीनियस के जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के थे, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। सो दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। See, that time microscopes was not available, so people were not having detailed knowledge about those organisms which cannot be seen by the naked eye. And all you know is that prokaryotes are those organisms, those tiny creatures which can be seen only by the aid of microscope or by the magnifying devices. तो ये जो लेंस इंड्यूस्ड डिवाइसेस थी, जो कि मैग्नीफाइंग डिवाइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन, बहुत बाद में इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद ये सारे सेल्स के जो बारे में लोगों को पता चला कि there are two different types of cells existing in this whole nature or whole world. One of them is prokaryotes, which are quite tiny. They are microscopic creatures and they are built of prokaryotic cells. It's quite different and very primitive type of cell structure they have. इनके बारे में हम आगे सेल वाले चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो आप वहाँ पर डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है, व्हाट आर द अदर सेल ऑर्गेनेल्स द प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव व्हिच यूकैरियोटिक सेल पोजेस। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कि एक एडवांस सेल है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स जैसे कि न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का पाया जाना, ये सारे फीचर्स आप डिटेल्ड सेल वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को विभेदित या नहीं कर पा रहा था, या लीनियस क्लासिफिकेशन वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस, पहला डिस्टिंग्विशन डिफरेंस। दूसरा जो डीमेरिट था लीनियस के क्लासिफिकेशन का, लीनियस क्लासिफिकेशन वाज overlooking or it was absolutely ignoring the difference between the unicellular organisms and multicellular organisms. देखिए प्लांट्स के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास, दैट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। यू हैव गॉट so many fungi, they are multicellular organisms. Then unicellular prokaryotes you will see in plant kingdom as well as in animal kingdom also. तो इस तरह से unicellular organism जैसे कि amoeba, जैसे कि Paramecium euglena, all these were ignored and there was no comparison or no place given to such organisms separately who were unicellular and who were multicellular. That means both unicellular and multicellular organisms
whether a plant or animal, they were kept together in kingdom Plantae as well as kingdom Animalia. Similarly, Linnaeus classification kept eukaryotics and prokaryotics together in both kingdom Plantae and Animalia. So these were the few demerits which was of Linnaeus classification. Another important demerit of the Linnaeus two kingdom classification was this Linnaeus two kingdom classification was not differentiating photosynthetic and non-photosynthetic organisms. See, photosynthetic organisms can be as small as a Chlamydomonas, which is a green algae. So they are members of the chlorophyceae. When you will be talking about the classification, when we'll be going deeper and deeper into the classification of the algae in higher classes. So they are photosynthetic, as well as you will see photosynthetic giant trees. You see all around most of the gymnosperms, angiosperms, bryophytes, pteridophytes, they all possess chlorophyll A, and they are capable of synthesizing their own food in the form of carbohydrates, in the form of starch, by the process of photosynthesis. As we know, utilizing the carbohydrate, carbon dioxide and water as the raw material, and sunlight as the solar energy, as a source of light, source of photon. So we will be talking detail all this when we'll be progressing further ahead in all these chapters during the due course of time. At the same time, non-photosynthetic organisms include fungi. See, these fungi, they are basically saprophytes. We are talking about these fungi. So non-photosynthetic means those organisms which do not photosynthesize, those who cannot undergo the preparation of starch or carbohydrates by the process of photosynthesis, like green algae or green plants, which we have learned over here. So this was another drawback of the Linnaeus two kingdom classification. Again, we will be remembering just once again the three demerits of the Linnaeus two kingdom classification is it lacks to place properly the eukaryotes and prokaryotes separately. It lacks to place unicellular and multicellular organisms separately and properly. It lacks to place properly photosynthetic and non-photosynthetic organisms properly. So these was the demerits of the Linnaeus two kingdom classification. Yet we have to pay regard. We have to consider this two kingdom classification given by Linnaeus, because this was the one primitive classification which led to the advancement and which was basic foundation for all other advanced classification proposed by different great scientists later on. Now, as we begin and we continue about the history of the classification, there is a need which was including all other characteristics of the cell structure, like nature of the cell, the nature of the cell wall, nature of the mode of the nutrition, what are the habitats, methods of reproduction, and it was also taking into account the evolutionary relationships, etc. So what are evolutionary relationships? We will be talking about in detail and in later chapters also. So यहाँ पर जो मेन क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दिया गया, लीनियस ने तो सिर्फ ये देख करके कि प्लांट है एनिमल है और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो में, बट लेटर ऑन बाकी के जो साइंटिस्ट जब उन्होंने अटेंशन पे किया लीनियस के क्लासिफिकेशन पे, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन पे, तो उन्होंने देखा कि देयर इज मैनी मोर थिंग टू बी इंक्लूडेड। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर मतलब इट कैन बी अ प्रोकैरियोटिक और इट कैन बी अ यूकैरियोटिक। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप आगे वाले सेल वाले डिटेल चैप्टर में पूरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विल बी टॉकिंग इन लेंथ अबाउट दैट। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहा इससे पहले कि वो क्लासिफाई कर सकें किसी ऑर्गेनिज्म को। देन दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सेल वॉल। देखिए, बाद में पता चला कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद ये और डिस्कवरी हुई कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, वहीं जो फंगाई होती है उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, बट इट इज ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल, दैट इज काइटिन। तो इस तरह से नेचर ऑफ सेल वॉल भी प्लांट्स के अंदर भी वहां पे देखने को मिला कि दे आर ऑफ वेराइड फॉर्म्स। देन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हेमीसेलुलोज इज द मटेरियल फॉर व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल वॉल। सेकेंडली, देन व्हाट अनदर characters or parameters which were
considered for while classifying the organisms. It included the mode of nutrition, whether it is a autotrophic mode of nutrition, that might be including all those green plants, सारे ग्रीन पौधे या हरे पौधे जो हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. तो दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर बहुत सारे मोड आते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ जो है सेप्रोफिटिक होते हैं, जैसे कि फंगाई. सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. उनके अंदर आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन के साथ साथ डाइजेशन इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे. बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में साइंटिस्ट ने, that was another important characteristic which was paid attention while classifying an organisms, whether the organism possesses autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, or among the heterotrophic, whether it is a holozoic type of nutrition or whether it is a saprophytic or parasitic mode of nutrition. Again, parasitic mode of nutrition was classified into two parts, whether it is endoparasitic nutrition or it is an exoparasitic nutrition. So all these types of nutrition will be taught to you and we'll be discussing in detail when we'll be talking individual this what you call it as a, हम जब ये न्यूट्रिशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि हम जब सेल के डिफरेंट सेल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, सेल प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जिस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं आगे, उसमें इनके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा. देन हैबिटेट वाज अनदर इंपॉर्टेंट. अब हैबिटेट क्या होता है? देखिए, कुछ जो होते हैं प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हो सकते हैं, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ जो है एम्फीबियंस होते हैं, कुछ जो है रॉक्स के अंदर रहते हैं, कुछ जो है डेन के अंदर, कुछ जो है पेड़ों के ऊपर नेस्ट बनाते हैं. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. कुछ जो है मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. तो इस तरह से इन चीजों को भी कंसिडरेशन में लिया गया. देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मींस वेदर these organisms they are capable of reproducing only by asexual mode or there is any other mode of reproduction do exist, coexist. Like there are some animals and some plants which can, like planaria, if you see, it can regenerate also. So that means it is adapting the asexual mode of reproduction, as well as there are certain organisms which show both asexual mode of reproduction as well as sexual mode of reproduction. So that is again an important method of criteria for classification. आप जब फंगाई में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इस तरह के जो फंगाई के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, उन डीप क्लासिफिकेशन के अंदर रिप्रोडक्शन को बहुत, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. सो इस तरह से रिप्रोडक्शन किस तरह का पाया जाता है किस ऑर्गेनिज्म में, उसके ऊपर भी that was another important area or characteristic which was laid attention. And then evolutionary relationships, that means whether the prokaryotic cell came first or eukaryotic cells came first, how then the organic evolution led to the advancement, how these organisms they evolved to such an extent where we have got such a giant organisms like blue whales or mammals which are subphylum of Mammalia in vertebrata. So then we will be talking about all these detailed classification individually as we will progress in this chapter in later stages. So there was now considering all these characteristics, there was another scientist named as R.H. Whitaker. In 1969, this gentleman, after considering and after the evaluating all those shortcomings which was seen in the Aristotle and Linnaeus classification, R.H. Whitaker proposed 5 kingdom classification. So based on these characteristics, what we have just talked about in this above paragraph or the first part of this slide, R.H. Whitaker, considering all these characteristics, he included and tried to differentiate, tried to classify these living organisms into 5 kingdoms. He suggested that there should be 5 different kingdoms in which all the organisms found around us, they can be classified and they can be very well placed and they can be studied in detail. So he suggested these 5 kingdoms as Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So according to R.H. Whitaker,
five kingdom classification includes these five kingdoms. Just keep it in mind. This is very, very important as far as your examination point of view is concerned. Five kingdom classification में किसका नाम आता है, किसने उसको प्रपोज किया था? It is R.H. Whittaker. In which year he proposed? 1969. ये आपके नीट के लिए भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. So डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन टू ऑल ईच एंड एवरीथिंग. इसीलिए इतना डिटेल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीट में आपको एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड जो है आपको ज्ञान होना चाहिए. नीट के लिए एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अ बाइबल. उसको आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है. तो आपको ये सारा चीज जो है नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने में मदद करेगा. तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? R.H. Whittaker ने. और वो फाइव किंगडम जो उनके द्वारा प्रपोज की गई वो क्या है? इट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. याद रहेगा आप लोगों को? तो जस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फाइव, king monera, protista, fungi, plantae and animalia separately at a glance in the form of a just at a glance information. You can easily note down these features which will be helping you to find out the detailed form of these. With definitely in classes to come we will be talking about much more in detail about all these features of this. So what were the main characteristics or main criteria for classifying the living organisms as far as R.H. Whittaker classification, five kingdom classification is concerned? So R.H. Whittaker classification, five kingdom classification was mainly based upon these few criteria. What are those criteria? Number one is the cellular structure. How these cells are structured. Cell का structure कैसा है? Prokaryotic है या eukaryotic है? Plant cell है या animal cell है? Plant cell है तो उसके अंदर cell wall पाई जाएगी. Animal cell है तो cell wall absent होगी. तो what is the outermost covering in plant cell? It is the cell wall. What is the outermost covering in the animal cell? Obviously it is the plasma membrane. तो इस तरह से cellular structure के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको पहला क्राइटेरिया माना. दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्हाट इज थैलस? थैलॉइड प्लांट्स क्या कहलाते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिलस हो सकते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉफ, दे कैन बी लुकिंग ग्रीन इन कलर, बट दे डू नॉट पोजेस ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. तो बच्चों ध्यान से सुनना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्लांट्स हैं बट उनके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम का अभाव होता है. दैट मींस दोज plants, those green plants or those green structures which can be autotroph but they lack true stem, true root and true leaves are not found in these structures. Hence, yet being autotrophic, yet being chlorophyllous, they are considered to be the thalloid structure. So ऐसे structures को हम thalloid structure बोलते हैं. Now we are coming to the R.H. Whittaker's another main criteria which he paid attention to while suggesting his five kingdom classification. Yes, it was the mode of nutrition. So जैसा मैंने आपको बताया कि mode of nutrition, it can be autotrophic, it can be heterotrophic. Among heterotrophic, it can be holozoic, it can be parasitic, it can be saprophytic, and it can be detritivores. Also they are called as the scavengers of the environment because they clean the environment by eating up those dead organic matter. So that is also one type of a nutrition, detritivoric nutrition. So these were the main criteria which R.H. Whittaker paid attention to. Reproduction was another important feature, as I talked to you just now. Asexual or sexual reproduction and phylogenetic relationships. So these were the five main criteria of R.H. Whittaker he was looking for while suggesting his five kingdom classification. Now here we are talking about just at a glance overview about kingdom Monera.
we will be talking much more in detail about Kingdom Monera in the slides to come in coming sessions. So यहाँ पर जो Kingdom Monera के हम जो 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से, जो हम उनको याद रख सकते हैं, उनके बारे में ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल में। आपको मैं जब हम किंगडम मोनेरा और सारी इनके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में और आगे चलेंगे, we will be talking much more in detail. तो सेल टाइप कैसी होती है, जैसा आपने देखा था कि आर.एच. विटकर का जो क्लासिफिकेशन था वो इन चीजों के ऊपर मेन एम्फेसिस दे रहा था। तो सेल टाइप जो होती है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स की, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, ट्रू न्यूक्लियस का एब्सेंस होती है, नहीं पाया जाता ट्रू न्यूक्लियस, और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेन कुछ फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। और जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो एक सिंगल क्रोमोसोम के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। देन सेल वॉल, वेदर इट इज नॉन सेलुलर, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। सेल वॉल इनकी होती है, they are non-cellular organisms. That means they do not possess the true cell wall, and their outermost membrane is made up of polysaccharide and amino acid combination. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज आई सेड, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो जब आप यूकैरियोटिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, दैट टाइम वी विल लर्न दैट हाउ डू यूकैरियोटिक सेल possess a true nucleus which is bound by two membrane nucleus. That means outer membrane and the inner nuclear membranes are present, जो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के अंदर एब्सेंट होती है। So nucleus is absolutely absent, which is differentiated into membranes. तो membranes से differentiated nucleus का मोनेरा के मेंबर्स के अंदर अभाव होता है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। Another important feature बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका? सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप मीन्स इनके जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए ये मेंबर्स जो होते हैं इसके सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका पाया जाता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद भी इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा सकता है, एंड दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, दे कैन ट्रैप द सनलाइट, एंड दे कैन अगेन by the help of carbon dioxide and water, they can synthesize their own food. So they can be either chemosynthetic or photosynthetic. So those who are utilizing the sunlight to prepare their starch or prepare their carbohydrates, these organisms, they are photosynthetic. But there are certain organisms which utilize sulfur and make their own food from these chemicals. So these are called chemosynthetic bacteria also, or chemosynthetic mode of autotrophs also. Then apart from that, there are certain Monerian members which are heterotrophic also, like they have, you will find certain members of the Monera which are saprophytic, and they show parasitic mode of nutrition also. Saprophytic mode of nutrition, that you can state that they, these organisms, they secrete enzymes externally, and they feed on the dead organic matter like leather, wood, etc. And they secrete out some enzymes, and they digest the surrounding food, and then the digested food is reabsorbed. और पैरासिटिक मोड आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसी लिविंग होस्ट के अंदर जो है जाकर के अपना भोजन उनके अंदर शरण भी लेते हैं उनसे, और उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं, और बदले में उनको कुछ नहीं देते कई दफे, रादर उनको डिटीरियोरेट ही करते हैं उनकी कंडीशन को। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स कहलाते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. So how many types of nutrition we have learned about? We have talked about chemosynthetic mode of nutrition. इसके सबके डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे. Photosynthetic mode of nutrition. So both chemosynthetic, photosynthetic mode of nutrition, they belong to autotrophic mode of nutrition, and heterotrophic mode of nutrition in Monerians can be either saprophyte type and parasitic type. So ये तो बात हो गई, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया Monerians का या Monera किंगडम के मेंबर्स का. दूसरी किंगडम is Protista. Second kingdom, according to 5 kingdom classification suggested by Whitaker, is kingdom Protista. यहाँ आप क्या देखते हैं? सेल टाइप इज यूकैरियोटिक. देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सेल टाइप इनका यूकैरियोटिक. तो अब यहाँ पे देखिए इवोल्यूशनरी चेंजेस भी दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये इवोल्यूशनरी चेंजेस को भी कोरिलेट कर रहा है. प्रोटेस्ट जो मोनेरा के मेंबर थे वो कैसे थे? दे ऑल वर प्रोकैरियोट्स, बट यहाँ से प्रोटिस्टा से
जो सेल टाइप है आपको आगे के किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक मिलेगी, यानी यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनके बारे में डिटेल में आप सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज फाउंड ओनली इन फ्यू मेंबर्स, रेस्ट अदर्स दूसरों के अंदर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है वो नहीं भी पाई जाती है। इंडिविजुअली वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल विद एग्जांपल्स कि किन के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, किन के अंदर नहीं पाई जाती है, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा लेटर ऑन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यूकैरियोटिक सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। भाई समझ में आ रहा है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल है वो, क्योंकि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस इज ऑलवेज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन्स, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक मैटर क्या होता है, वो सब हम बाकी सेल के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका भी सेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं ये भी स्ट्रक्चर्स, और इनको हमें जो है नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इनको सेलुलर होते हैं ये, इसीलिए इसको सेलुलर बोला गया है। यहाँ पर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट कैन बी फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझ में आता है, ऑटो मीन्स स्वयं और ट्रॉफिक मीन्स पोषी, स्वपोषी बोलते हैं इनको हिंदी में। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो, वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स या ऐसे लिविंग टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता हो और अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हो, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है भिन्न, और ट्रॉफिक मतलब भिन्न भिन्न तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले, कभी प्लांट्स खा लिए, कभी एनिमल्स खा लिए, कभी दोनों को खा लिया, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन शो करते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा के। आई होप यू आर गेटिंग you are learning something over here and your learning will be quite useful। अभी यहाँ हम सिर्फ आउटलाइन की बात कर रहे हैं, डिटेल में हम आगे चैप्टर के पार्ट में जाएंगे बेटा। लेटर लेक्चर्स के अंदर दूसरे जो हम आगे बात करेंगे उसके में हम डिटेल में सबके बारे में और बात करने वाले हैं। द थर्ड किंगडम अकॉर्डिंग टू व्हिटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज किंगडम फंगाई। फंगाई जो है ये जो है एब्सोल्युटली सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सम ऑफ देम दे आर पैथोजेनिक आल्सो। देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक नया वर्ड यूज ऐड कर रहा हूँ, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करने की क्षमता रखते हो, चाहे प्लांट्स के अंदर और चाहे एनिमल्स के अंदर। तो फंगाई ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ सकते हैं, फंगल डिजीजेस को। और ऐसे डिफरेंट इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर हमारे इंक्लूडिंग ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी फंगाई बहुत ज्यादा कई ऐसे फंगल इन्फेक्शंस या डिजीज कॉज करने की क्षमता रखते हैं या कॉज करते हैं, इसलिए फंगाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैथोजेनिक। ठीक है, तो इनके अंदर अगेन सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, दैट मीन्स दे possess all the cell organelles which are found in the eukaryotic cell. That means they are possess nucleoplasm, they possess absolutely true nucleus, they possess cell wall made up of chitin, and they also possess cytoplasm, other cell bound membrane bound cell organelles such as mitochondria, and all these things they are found except chloroplast, because chloroplast is not present in fungi. Cell wall कैसी होती है इनकी, it is cell wall is present but it doesn't contain cellulose। फंगाई के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, डिफरेंट प्रोटीन, बट सेलुलोज जो है वो नहीं पाया जाता इनकी सेल वॉल में। दूसरे तरह का प्रोटीन काइटिन पाया जाता है जिससे इनकी सेल वॉल बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली प्रेजेंट, जैसा मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच सेल, these cells can be considered as uninucleated, binucleated or multinucleated also। इनके एग्जांपल्स जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
Yes, they are multicellular. Multicellular means बहुत अधिक संख्या में सेल से मिलकर के बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं. एंड और दे आर मेड अप ऑफ लूज टिश्यूज. तो लूज टिश्यूज इनका हाइफी के रूप में पाया जाता है और मिल करके वो हाइफी एक जगह क्लस्टर्ड होकर के एक माइसीलियम बनाता है. तो दे कैन बी फाउंड आइदर इन द फॉर्म ऑफ लूज टिश्यूज और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगाई के मेंबर्स के अंदर इट इज सीन इज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक आल्सो एज वेल एज सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक आल्सो. ठीक है. Then we are going to talk about the kingdom Plantae. Kingdom Plantae के अंदर their cell type is eukaryotic. Again they possess true nucleus, so nuclear membrane is present, and they are eukaryotic cells. Cell wall is present, which is made up of cellulose, and body organization is again of tissue or organ type. Mode of nutrition is again autotrophic. That means all these Plantae members, kingdom Plantae members, they possess chlorophyll and they are capable of synthesizing their own food. Therefore, they have autotrophic photosynthetic mode of nutrition. Now, in the last, when we are talking about the fifth kingdom, according to the Whitaker's classification, is kingdom Animalia. The cell type is eukaryotic. That means again all cell organelles are present. True nucleus is present. Cell wall is absent in members of kingdom Animalia. This is one of the very important distinguishing feature between the members of kingdom Plantae and kingdom Animalia. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको हर तरह का मिल जाएगा. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में. ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है. एंड मोस्ट एडवांस्ड इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं. जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हमारा नॉस्ट्रल भी है, हमारे ट्रैकिया भी है, हमारा लैरिंग्स भी है, हमारा ब्रोंकाई भी है, ब्रोंक्यूल्स भी है, एल्वियोलाई भी है. ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं क्लस्टर्ड होकर के एक ऑर्गन सिस्टम को, जिसको कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, या इसी तरह से हम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें जिसमें ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्राइन कैविटी है, वेजाइनल कैविटी है, सर्विक्स है, इन सबको ऑर्गेनाइज फॉर्म में ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. इनके बारे में हम डिटेल आगे दूसरे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Animalia kingdoms के अंदर they are absolutely heterotrophic because they do not have the chloroplast present in them, so they cannot synthesize their own food. So all animals are dependent on plants, whether they are herbivores or they are carnivores. कैसे होंगे ये मैं आपको आगे के टॉपिक्स में हम बात करेंगे, तब बताएंगे कि कैसे even carnivores they are dependent on green plants for their food. So the Holozoic or saprophytic mode of nutrition is found in the members of kingdom Animalia. So with this, we pause this and we'll be talking much more about these kingdoms in our subsequent classrooms or in subsequent classes. Thank you.